आरक्षण का जो ये डिबेट शुरू हुआ है, ये कोई नया डिबेट तो है नहीं। इंडिया में बहुत दशकों से चला आ रहा है, अमेरिका में चला आ रहा है दशकों से। तो आरक्षण का जो सोच है ये अब पब्लिक सेक्टर में, जैसे नेपाल में 3 करोड़ जनसंख्या, टैक्स पेइंग बेस जो 3 करोड़ का है, लेकिन सरकारी तलब खाने वाले तो 3 लाख हैं। 1% भी नहीं हुए, 1% हुए। तो उस 1% में सभी समुदाय के लोग आबे सहभागी हो, वो तो रोजगारी सृजना का आइडिया नहीं ना है। रोजगारी तो वो है जो बाकी 99% क्या कर रहे हैं, उसमें से अधिकांश को मिलेगा तो निजी क्षेत्र में मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये रोजगारी सृजना के लिए नहीं किया गया है। आरक्षण जो है वो सशक्तिकरण, जो समुदाय, जो वर्ग बहिष्करण में पड़े हुए हैं दशकों से, शताब्दियों से, जिनको राज्य संरचना से बाहर रखा गया है, उनको भीतर लाने के लिए, उनको समाविष्ट करने के लिए। तो क्योंकि जो अब जैसे दलित समुदाय, चाहे पहाड़ में हो मधेश में हो, तो दलित समुदाय के लिए अगर समानुपातिक समावेशी आरक्षण भी करिएगा तो उससे कितने को नौकरी मिलेगा? तो वो तो छोटा हुआ ना। आप 0.1%, 1% भी नहीं, उससे 0.1% से कम को थोड़ा बहुत कुछ हो जाएगा। तो बाकी 99.9% जो है उनके लिए क्या क्या करिएगा? सामुदायिक सशक्तिकरण के लिए तो पूरे समुदाय को छूना पड़ेगा। तो उसके लिए बड़े बड़े कार्यक्रम चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, राशन कार्ड वाला, गाँव में मेस संचालन करने वाला आइडिया, रोजगारी सृजना मुख्य रूप से तो जो प्राइवेट सेक्टर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर काम करके निजी क्षेत्र में रोजगारी सृजना, ताकि जो बाकी 99.9% है वो काम कर सके, कमाई कर सके, आर्थिक प्रगति कर सके। तो ये आरक्षण का डिबेट ये मानना जरूरी है कि इससे जो प्रत्यक्ष प्रभावित लोग होंगे वो बहुत कम होंगे, 0.1%। फिर भी जरूरी क्यों है? तो सशक्तिकरण, जो 250 साल से जो बहिष्करण में पड़े लोग हैं, तो उनको राज्य में समाविष्ट करने के लिए आरक्षण चाहिए। आरक्षण का विरोध करने वाले हवा खड़ा कर देते हैं। जैसे संहिता का विरोध करने वाले जब दोस्रो संविधान सभा में हवा क्या खड़ा कर दिए थे, ते गुरुङ प्रदेश बनाउने रे, त्यसमा गुरुङ मात्रै मुख्यमंत्री होना पाउने रे। वो तो नहीं ना था, वो कभी था ही नहीं, लेकिन वो हवा खड़ा करने के लिए तो आरक्षण में कर देंगे कि अरे आरक्षण से जो डॉक्टर आएगा वो सर्जरी कैसे करेगा, लोग मर जाएंगे। नहीं, आरक्षण का मतलब होता है जो पद पर लोग आते हैं उस पद के लिए वो क्वालिफाइड नहीं होंगे तो आएंगे ही नहीं। आरक्षण का मतलब अनक्वालिफाइड लोगों को जॉब देना नहीं होता है। उस पद के लिए एक बहिष्करण में पड़े समुदाय के कोई व्यक्ति या और बाकी व्यक्ति में अगर चूज करना पड़े, तो अगर आरक्षित सीट है तो 2 क्वालिफाइड लोग में से एक आरक्षित समुदाय के लोग को देना है, यानी कि उसका उस पद के लिए काबिल होना जरूरी है। वैसे ही होता है, अप्लाई होता है। तो हवा खड़ा कर देते हैं। तो एक ऑनगोइंग आपको स्ट्रक्चर देखिए। पहले था राजा छत्री, प्रधान सेनापति छत्री, सीमित छत्री हो, राणा ही हो, कुछ भी हो, लेकिन अब राजा हटा के राष्ट्रपति भी ब्राह्मण, उसके बाद प्रधान सेनापति भी ब्राह्मण। तो वो जो है सो एक पर्टिकुलर समुदाय का वो जो और बढ़ गया। जब संविधान लिखे तो संहिता को भी ऐसे किए कि जो पहले से रूलिंग समुदाय है उसी के लिए संहिता का नक्शा कोरा गया। समावेशिता का आरक्षण का फॉर्मूला भी उसके लिए ही बनाया गया। गलत हुआ।
संघीयता में तो प्रदेश सरकार का अपना लोक सेवा आयोग होता है, अपना प्रहरी होता है, रिक्रूटिंग करते हैं, जॉब क्रिएट होता है। तो जिस प्रदेश के बहुत जगह और देशों में बताओ वो लोकल स्तर सरकार तक पहुंच जाती है बात। जजेज इलेक्टेड हो जाते हैं लोकली, आपके शेरिफ यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट का जो प्रमुख होता है वो उसका चुनाव हो जाता है। वो शायद नेपाल में संभव ना हो, लेकिन एक उदाहरण के रूप में मैंने कहा है कि यानी कि स्थानीय स्तर तक पावर पहुंच जाती है। तो अभी आप कहिएगा स्थानीय सरकार, लेकिन उसका सचिव आएगा सिंह दरबार से, काठमांडू से, तो वो स्थानीय सरकार कैसे होगा? वो तो केंद्रीय सरकार हो गया। केंद्रीय सरकार अपना जाल फिजा रही है सब जगह, तो संहिता नहीं हुआ। प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री से ज़्यादा ताकत सीडीओ के पास होता है, तो संहिता नहीं हुआ। तो ये आरक्षण का जो डिबेट है वो जो पहले से जो वर्चस्वशाली समुदाय जो होते हैं वो डिफेंसिव पोज में चले जाते हैं। जब भारत में मंडल कमीशन का जो लागू किया गया तो कितना प्रोटेस्ट हुआ, तो डिफेंसिवनेस आ जाता है। आरक्षण जरूरी चीज़ है। अगर लोकतंत्र का तकादा होता है कि सब लोगों का शासन, आम जनता का शासन, तो कहिएगा सब लोगों का शासन, लेकिन बहुसंख्यक समुदायों को शक्ति से बाहर रखिएगा तो कैसा लोकतंत्र होगा? तो ट्रू डेमोक्रेसी, वास्तविक लोकतंत्र का स्थापने के लिए तो जरूरी है आरक्षण। बगैर आरक्षण के नहीं होगा। वो राज्य जो है सो स्टेट कंट्री है, जो देश हुआ जिसमें सब लोग हैं, तो उस देश का प्रतिबिंब राज्य स्टेट तक पहुंचे, उसके लिए आरक्षण बहुत जरूरी है। जरूरी है लेकिन अपर्याप्त है, राइट? अपर्याप्त है क्योंकि 0.1% को आप किए, लेकिन बाकी जो है उसके लिए तो बड़े बड़े कार्यक्रम चाहिए। एजुकेशन में, हेल्थ में, जॉब क्रिएशन में, ये सब में बड़े बड़े कार्यक्रम चाहिए। तो लेकिन अभी तो जो मुद्दा अभी आया है नेपाल में, तो इन सब बातों पर नहीं है। उसमें तो है कि अदालत को होता है कि संविधान को मानना होता है, कानून को मानना होता है। वो संविधान का संशोधन नहीं कर सकती है, कानून का पुनर्लेखन नहीं कर सकती, सिर्फ व्याख्या कर सकती है। लेकिन अभी जो हल्ला हो रहा है वो तो है कि जो संविधान और कानून में नहीं था वैसा कह दिया। जो संविधान और कानून में कहा ही नहीं है वो सब बात कह दिया, तो अजीब बात हो गया। एक पक्ष ये भी है कि अभी जो जनमत पार्टी के लोग आ रहे हैं, नेता लोग आ रहे हैं, नई पीढ़ी बहुत जोश जागर के साथ आ रहे हैं, अच्छा संगठन निर्माण किए हैं। जहां आपको राज्य पुनर्संरचना करना है, मीडिया में पूर्वाग्रह है, तो वहां का आपका स्टार्टिंग पॉइंट ही हो गया अपना संगठन, पार्टी संगठन। तो उसमें तो बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत अच्छा महाधिवेशन हुआ, संगठन बनी है और फैल रही है। तो वो बनने के बाद शक्ति तो है काठमांडू में। तो जब पार्टी संगठन, पार्टी के नेता लोग जब उस स्थायी सत्ता से, परमानेंट स्टेज से जब इंटरेक्शन करेंगे तो ऐसा ही सब अनुभव होगा जो अभी विनय जी को हो रहा है, कुछ साल पहले सीके को हुआ था, राइट? आप अज्यूम कर रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन है, तो पता चलता कि नहीं विधि का शासन तो नहीं है, तो दिक्कतें आ जाती हैं, समस्याएं आ जाती हैं। तो ये जो अनुभव हो रहा है तो उसके लिए स्ट्रेटजी चाहिए। आपसे पहले जो लोग कर चुके हैं, जो जैसे अभी जसपा है, तो जसपा के नेता लोग जो है तो उनका स्टार्टिंग पॉइंट वही रहता है, मध्य से शुरू करते हैं, मुद्दा लगाते हैं, आंदोलन होता है, चुनाव जीतते हैं। लेकिन जब जाते हैं स्थायी सत्ता से जो इंटरेक्शन होता है तो किस रूप में होता है, क्या सब आता है बाहर बात, वो भी तो एक फेज है। सिर्फ चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना ही तो नहीं है। संघर्ष तो अंततः काठमांडू में है, स्थायी सत्ता के साथ है। तो उसके लिए क्या है सही रणनीति, तो एक स्टडी करने लायक चीज़ है कि क्या है। अब देखो ऐसा रिएक्शन हो रहा है। और भी है, जैसे कांग्रेस में है,
एमआलए में भीतर जो जनजाति लोग हैं तो उनका स्ट्रैटेजी रहता है। जैसे अब सुभाष ने मांगा तो जनजाति हुए चेहरा से, लेकिन वो अपना जनजाति परिचय को सकभर दबा के रखते हैं। माहौल ऐसा है एमआलए के भीतर में। कांग्रेस में भी तो वैसा ही है ना। कांग्रेस में अब बहुदल आने के बाद तो कांग्रेस का ही शासन चला आ रहा है, तो कांग्रेस के भीतर भी तो बहुत मधेसी हैं, तो क्यों नहीं उठाते हैं मुद्दा। तो पार्टी की आंतरिक राजनीति में अपने आप को बचाए रखने के लिए मधेश का मुद्दा थोड़ा दबा के रखने में ही फायदा लगा होगा उनको, इसलिए मैं गेस कर रहा हूँ। तो वो भी तो एक जो स्ट्रक्चर है पार्टी का स्ट्रक्चर, उसके भीतर का व्यवहार दिखा। तो अब जो है, अब सार्वभौम सत्ता जनता में आ जाने के बाद जो आप चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, मैंडेट लेके जाते हैं राजधानी में, तो उसका बहुत वजन होता है। लेकिन उस स्थायी सत्ता के साथ कैसे इंटरेक्ट करें, वो जो न्यायपालिका है, जो विभिन्न मंत्रालय हैं, जो सरकारी तलब पर आ रहे सैनिक प्रहरी कर्मचारी हैं, उनके साथ ही तो इंटरेक्ट करना है, जिसमें कि वास्ट मेजॉरिटी मधेसी नहीं है, राइट, 95% नहीं है। तो लेकिन इंटरेक्शन तो उसी से करना है। तो इस स्ट्रक्चर को बदलने का प्रयास तो करना ही है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उससे ही काम करवाना भी है। चैलेंजिंग बात है ये। लेकिन और जगह किए हुए हैं, बहुत जगह उदाहरण है जो उस परिवेश में भी लोग काम करते हैं। सो आई एम वाचिंग विथ ग्रेट इंटरेस्ट कि ये जो आरक्षण पर जो डिबेट शुरू हुआ है वो कहाँ तक जाती है और उसमें कैसे कैसे प्रतिक्रियाएं आते हैं, उससे जनमत पार्टी का आंतरिक रणनीति पर क्या असर पड़ता है, इस डिबेट को कैसे पुश करते हैं। और एक बात तो ये स्पष्ट है, इसमें राजनीतिक पार्टी और नेताओं लोगों का कमजोरी है कि बहुत ऐसी बातें जिसको पार्टी के भीतर सीमित रखना था, जिसको संसद के भीतर सीमित रखना था, उसको न्यायालय तक पहुंचा दिए। तो अभी बैलेंस बिगड़ गया है। तीन जो है सरकार, राज्य के तीन अंग जो होते हैं, तो उन अभी न्यायपालिका का वजन बहुत हो गया है। तो गलती तो नेता लोगों का ही हुआ कि आपको जो समस्या पार्टी के भीतर तक रखना था, आपको जो बात विवाद संसद के भीतर तक सीमित रखना था, उसको आप ले गए न्यायालय तक। क्यों ले गए? गलती की है। तो अभी थोड़ा बैलेंस बिगड़ गया है। अदालत, नेपाल में अदालत के न्यायाधीश सब जितना करना था उससे ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा इंटरवीन कर रहे हैं, उससे माहौल बिगड़ रहा है थोड़ा। आरक्षण के विषय पर भी मैं कुछ वैसा ही देख रहा हूँ। अब नागरिकता के बारे में जो कर दिए थे, अब जो चीज़ संविधान में है उसी को कॉपी एंड पेस्ट करके कानून बना, अध्यादेश लाया है, तो फिर उसमें क्या दिक्कत है? जो संविधान में आ चुका है, जो कि अपर्याप्त है, फिर भी उसको कॉपी पेस्ट करके अध्यादेश लाया, तो बदमाशी कर दी है अदालत में। तो बहुत है न्यायपालिका में पूर्वाग्रह बहुत। जो पहाड़ी प्रेजुडिस है जो कि मीडिया में है, वो न्यायपालिका में भी है। जो भ्रष्टाचार बाकी मंत्रालय सब में है वो न्यायपालिका में भी है। स्टेट जो है सो बाकी स्टेट में जो गड़बड़ियाँ है वो न्यायपालिका में भी है, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ द सेम स्टेट, द सेम कंट्री। तो काम आसान नहीं है, लेकिन एज अ ग्रुप इसको डील करते 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 इसको आगे बढ़ाना होगा ऑन बैलेंस। लेकिन मेरे को अभी भी लगता है कि वो जो जनता नेपाल जैसे देश में जो राजतंत्र इतनी जड़ गाड़ के बैठी हुई थी, वहाँ गणतंत्र लाना, उसके लिए आंदोलन करना, जो जनता वो कर सकती है वो भ्रष्टाचार के साथ भी लड़ सकती है। तो वो जो है वो छोटी मोटी डिबेट में, ठीक है, डिबेट में पार्टिसिपेट करना होगा, लेकिन उसमें उलझने से एक पार्टीगत निर्णय करके अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के तर्ज पर एक भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन करना होगा देशव्यापी 77 जिला में जाके। उससे ऊर्जा लेके तब जाके काम किया जा सकता है।